गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पहला टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की 3 वीडियो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और ये है लास्ट वीडियो जिसमें हम पॉइजन रेशियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखें, तभी आपको पॉइजन समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइजन रेशियो क्या होता है, यहाँ देखिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, व्हेन ए लॉन्ग बार इज स्ट्रेच बाय ए फोर्स, अगर किसी लॉन्ग बार को एक फोर्स के थ्रू स्ट्रेच किया जाता है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज एंड द रेडियस विल डिक्रीज एज सो इन द फिगर। देखो जब हमने वर्क डन निकाला था बाय स्ट्रेचिंग ए वायर, तो हमने वहाँ सिर्फ ये इसकी पहली ओरिजिनल लेंथ थी और इसकी लेंथ हमने कुछ इंक्रीमेंट कर दी थी, लेकिन वहाँ एक चीज़ कंसीडर नहीं किया था हमने, वो क्या, क्योंकि जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका डायमीटर भी कम हो जाता है। ये चीज़ हमने कंसीडर नहीं की थी, लेकिन पॉइजन रेशियो में ये चीज़ कंसीडर की जा रही है। ठीक है, तो 2 चीज़ होती है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन किसे बोलते हैं? द रेशियो ऑफ द चेंज इन रेडियस या फिर डायमीटर टू द ओरिजिनल रेडियस और द डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन रेडियस और डायमीटर dr अपॉन माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है रेडियस में। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ यानी L अपॉन कैपिटल L, यहाँ DL भी लिख सकते हैं, DL अपॉन कैपिटल L। तो हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देख लिया और लेटरल स्ट्रेन देख लिया। पॉइजन रेशियो क्या होता है? बेसिकली द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने, यह बन गया हमारा पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द रेडियस ऑफ द बार डिक्रीज व्हेन इट स्ट्रेच। जब वायर को खींचा जाता है तो लेंथ बढ़ने के साथ इसकी रेडियस क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये माइनस साइन यही चीज़ बताता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पॉइजन रेशियो इज ए डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। पॉइजन रेशियो की ऐसा यूनिट और डायमेंशंस कुछ भी नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशंस लेस होता है। ठीक है, चलिए कुछ इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इफ़ ए मटीरियल हैविंग सिग्मा इज इक्वल टू 0 यानी पॉइजन रेशियो जिसका 0 होगा, देन द लेटरल स्ट्रेन इज 0। अगर किसी का पॉइजन 0 होगा, पॉइजन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर सिग्मा 0 होगा तो ये भी 0 में चला जाएगा, तो लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब व्हेन ए सब्सटेंस इज स्ट्रेच इट्स लेंथ इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन डिक्रीज इन रेडियस में डिक्रीज नहीं होगा, जो हमने स्ट्रेचिंग वायर में पिछली सेकंड वीडियो में किया था। एक वायर को स्ट्रेच किया और हमने इंक्रीमेंट लेंथ को तो कंसीडर किया, लेकिन डायमीटर डिक्रीज हो रहा है इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया था। तो वो जो एग्जाम्पल था वो किसका था? सिग्मा इज इक्वल टू 0 था। ऐसा किस किस में होता है? कॉर्क जो होती है उसमें इसी तरीके का होता है। अब पॉइजन्स रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू देख लेते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है? पॉइजन्स रेशियो -1 से 0.5 तक के लाई करता है पॉइजन्स रेशियो, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर के 0.5 तक होती है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर के 0.5 तक के। थ्योरेटिकल इसकी वैल्यू मतलब हम पढ़ते हैं इसकी वैल्यू ये, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली होती कितनी है? ये होती है। ये दोनों वैल्यू ध्यान देनी है, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलास्टिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले है हैमरिंग और रोलिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को और बार बार हैमरिंग करते हैं यानी हथौड़ी से पीटते हैं या फिर उसे रोलिंग करते हैं, बार बार रोल करते हैं,
तो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है या फिर उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हैमरिंग और रोलिंग से इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज है एनेलिंग। एनेलिंग समझो क्या होता है, किसी चीज को गर्म किया है, किसी मेटल की चीज को गर्म किया और तुरंत उस पर ठंडा पानी डाल करके उसे ठंडा कर दिया, फिर अगेन गर्म किया, फिर तुरंत कोल्ड वाटर डाल करके ठंडा कर दिया। तो ऐसा करने से उस मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एनेलिन का भी इस पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आपने लोहार को देखा होगा, लोहार क्या करते हैं, किसी भी चीज की शेप चेंज करने के लिए पहले उसे गर्म कर लेते हैं और गर्म करते ही उसकी शेप आसानी से चेंज कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाए। तो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। चौथा है इम्प्योरिटी। किसी भी मेटल में इम्प्योरिटी मिलाने से उसकी इलास्टिसिटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कैसे मिला रहा है। ठीक है, सपोज करो गोल्ड में आपने कॉपर मिला दिया, तो गोल्ड की जो है हार्डनेस या इलास्टिसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हमने कॉपर में कोई सॉफ्ट मेटल मिला दिया, जैसे सिल्वर मिला दिया, तो कॉपर की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो 4 फैक्टर हैं हमारे पास जो इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डालते हैं। पहला है रोलिंग और हैमरिंग, दूसरा है एनिलिंग, चौथा है टेम्परेचर और इम्प्योरिटी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की नॉलेज जो हमने पूरा चैप्टर ये पढ़ा, इसमें इलास्टिसिटी का क्या महत्व है, क्या कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती है। सबसे पहला है द मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीनरी आर नेवर बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। क्योंकि अगर ऐसा होगा, सपोज करो हमारे पास कोई मेटेलिक रोड है, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से रख दिया और यहाँ इसके ऊपर हमें लोड रखना है, तो हम इस जो रोड रखी हुई है ये, इस रोड की इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड इस पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। जिस तरीके से क्रेन होती है, क्रेन की जो ये रोड होती है, यहाँ से जो वजन उठाया जाता है, तो वो वजन इस लिमिट तक उठाया जाएगा कि ये जो रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी इलास्टिसिटी से कम हो, ताकि ये ब्रेक ना हो जाए। तो ये सब कुछ कब होता है, जब हमें इलास्टिसिटी की नॉलेज हो। दूसरा, द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप यूज इन ए क्रेन। ये देखो यही एग्जांपल आया, क्रेन में जो मेटेलिक रोप इस्तेमाल होती है वही ये डिसाइड करता है कि ये क्रेन कितना वजन उठा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ब्रिज होते हैं, मेटेलिक ब्रिज बने हुए होते हैं, वो इन ब्रिज में यूज होने वाले मेटल की इलास्टिसिटी को मेजर करने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रिज है वो अनसेफ है या नहीं। क्योंकि समय के साथ कोई भी मेटेलिक चीज अपनी स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी कमजोर कर देती है। या इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि जो मेटेलिक ब्रिज बने हुए होते हैं उन पर बार बार लोडिंग अनलोडिंग होता रहता है, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उनकी इलास्टिसिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन अर्थ कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। ये भी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक होलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, सेम वजन की बनी हुई है, तो ऑब्वियसली जो सॉलिड वाली होगी वो थोड़ी सी पतली होगी। ठीक है, इतने ही वजन में पतली रोड बनानी है सॉलिड वाली। ठीक है, ऑब्वियसली वो पतली होगी। ठीक है, तो अगर हम इनको मोड़ने की कोशिश करें तो ये तो आसानी से मुड़ जाएगी, बट ये नहीं मुड़ेगी। इसका मतलब खोखली जो कोई भी रोड होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, आपने साइकिल के पाइप वगैरह देखे होंगे, मोटरसाइकिल में पाइप वगैरह इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो अंदर से खोखले इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए, यानी उसकी स्ट्रोंगनेस बढ़ जाए। आई थिंक आपको इलास्टिसिटी का कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने चारों वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर फिर चारों वीडियो देखिए, फिर
हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए है जय हिंद।